वो उसे पूरा शहर घुमा कर लाया था। पूरा दिन वो उसके साथ जहाँ-जहाँ उसने कहा वहाँ घुमाता रहा था। उसे हर जगह देखनी थी, कोई जगह वो छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी और वो भी यही चाहता था कि वो पूरी तरह से एन्जॉय करे। शाम के वक़्त तो वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि पिछली रात भी वो ईज़ा की कुर्बत में जागता रहा, तो वो उसकी बाहों में कहीं गहरी नींद में उतर गई थी। लेकिन उसके मासूम चेहरे से निगाहें हटाकर सोना दाम्यार के बस से बाहर था। अजीब-सा दीवानापन सवार था उस पर। वो हर वक़्त उसे अपनी निगाहों के सामने देखना चाहता था। उसका दिल चाहता था वो उसे कैद करके खुद में कहीं जज़्ब कर ले, छुपा ले उसे कहीं। वो उसकी पनाहों से निकल ना पाए, वो सिर्फ़ उसकी होकर रह जाए। ये तो काफ़ी थका देने वाला दिन था। वो कमरे में दाखिल होते हुए उससे बोला, जबकि वो अपना बैग एक तरफ रखती अपना कोट उतार कर वहाँ लटकाते हुए अपने शूज़ उतार रही थी। हाँ, दिन तो काफ़ी थका देने वाला गुज़रा, पर मज़ा भी तो बहुत आया ना। हमने हर जगह घूम फिर कर देखा और फिर हम यहाँ वापस आ गए इस खूबसूरत से होटल में। कल इसी होटल में हम तस्वीरें बनाएंगे। वैसे आप फोटोग्राफर अच्छे हैं, मेरी तरफ से पास हैं आप। वो मोबाइल फ़ोन पर तस्वीरें देखते हुए कहने लगी, जबकि वो अपनी इतनी मेहनत के बाद उसके मुंह से तारीफ़ी कलाम सुनकर खुश हुआ था। दाम्यार, आपकी दोस्त भी यहीं रहती है ना? इज़ा ने उसे देखते जैसे याद करवाया। कौन से दोस्त? वो फ्रेश होने जा रहा था कि उसके सवाल पर उसे देखने लगा। अरे वो जो दिन में मिली थी हमें, जब हम फ़ोटोज़ बना रहे थे। क्या नाम था उसका? रानिया। उसे यही कहा था ना कि वो हमारे वाले होटल में रहती है। वो उसे याद करवाते बोली, वो मेरी दोस्त नहीं है ईज़ा, बस जान पहचान वाली है। हम एक साथ कॉलेज में थे और बस उसका अंदाज़ सफाई देने वाला था। आप इतने ओवर क्यों हो रहे हैं दाम्यार? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मैंने सोचा कि वो भी सिर्फ होटल में रहती है तो हम शाम को साथ में डिनर करेंगे। आपकी फ्रेंड है तो आपके कॉलेज के ज़माने की शायद कोई इंटरेस्टिंग सी बातें बताएगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी। वो उसे देखते हुए बोली तो दाम्यार ने आंखों के बीच मौजूद जगह को उंगलियों से दबाया, जैसे खुद को रिलैक्स कर रहा और फिर पलट कर उसके पास बेड पर आन बैठा। इज़ा, मेरी बात सुनो। मैं एक बहुत बुरा इंसान था। मेरी कोई भी अच्छी याद तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी मेरा कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फ्रेंड या मेरी पिछली ज़िंदगी का कोई आदमी भी आएगा तो वो तुम्हें मेरे बारे में आकर कोई अच्छी बातें नहीं बताएगा। तुम कुछ मत जानो मेरे माजी के बारे में। मैं माजी में एक बुरा इंसान था, नशा करता था, शराब पीता था। मैं हर वो गलत काम करता था जिसके साथ तुम मुझे कभी कबूल नहीं कर सकती। बार बार वही सारी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिमाग कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेगा। पुराने लोगों को छोड़ो, आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरी पुरानी यादों का साया भी तुम पर पड़े। वो लड़की ना तो मेरी दोस्त थी और ना ही मैं उसे अच्छे से जानता था। मेरी कॉलेज में पढ़ती थी और बस खत्म। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उससे मिलने का, उससे बात करने का। और तुम यहाँ मेरे साथ हनीमून पर आई हो तो अपने शौहर के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हमारे वक्त को अच्छा बनाने के बारे में सोचो। माजी को छोड़ो, वो पीछे रह गया ईज़ा, और वापस आकर सिर्फ मुझे तुम्हें मुझसे बदगुमान करेगा और कुछ भी नहीं। मुझे वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे बोल रहा था, जबकि ईज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। उसके लबो लहजे में वो एक डर को महसूस कर रही थी। वो अपना माजी बार बार उसके सामने नहीं खोलना चाहता था। हालांकि ईज़ा ने गलत इरादे से नहीं कहा था, वो तो बस उसकी कॉलेज की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहती थी। वो दाम्यार के बारे में ठीक से कुछ नहीं जानती थी, लेकिन दाम्यार नहीं चाहता था कि वो कुछ जाने तो ठीक है। उसे कोई एतराज़ ना था। वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, बस मुझे ये बता दें आप कहाँ तक पढ़े हैं, कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। परसेंटेज क्या थी आपकी? मुझसे ज़्यादा थी या कम थी? अभी तक मुझसे सिर्फ ज़रान भैया ही जीत सके हैं कॉलेज परसेंटेज के हिसाब से। तो आप बताएं आपकी कितनी थी? क्योंकि जब कोई मुझसे पूछेगा कि मेरा हस्बैंड कितना पढ़ा लिखा है तो मुझे पता ही नहीं होगा। ये शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी ना। वो उसे देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, अच्छा तो इस तरह के सवालों के जवाब चाहती हो तुम सब कुछ जान जाओगी, सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें। बस मैं तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मतलब वो जो ख़त्म हो गया उसे ख़त्म रहने दो, उसने फिर से कहा। तो ईज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जबकि वो कुछ हद तक पुरसकून होता उसके करीब से उठता फ्रेश होने चला गया। अब जरान स्टडी रूम में था, जबकि इबादत अपने कमरे में थी। उसे टेंशन ना लेने का कहते वो स्टडी रूम में ऐसा बंद हुआ था कि बाहर ही नहीं आ रहा था। वो 2 दफ़ा दरवाजे से उसे देखकर वापस आ गई थी। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। उसका दिल चाहा अंदर जाकर जरान को इतने ज़्यादा सिगरेट पीने से मना करे, लेकिन उस वक्त वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उसकी छोटी सी गलती कितना कुछ गलत कर गई थी। कल सुनवाई होनी थी और जरान इस वक्त परेशान बैठा था। उसे उस वक्त रोना आ रहा था। जरान उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी का पहला
केस हारने जा रहा था। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी उसने। उसे नाज़मा को इस डील के बारे में बता देना चाहिए था। ये उन लोगों ने डायरेक्ट नाज़मा से रब्ता करके अपना काम आसान कर दिया था। यकीनन नाज़मा उन्हीं पैसों के लालच में वो यूएसबी लेने आई थी और उसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी कि यूएसबी का डेटा कॉपी ही नहीं किया था। अगर वो कॉपी कर लेती तो यकीनन नाज़मा के चले जाने के बाद भी वो लोग ये केस जीत सकते थे। ज़रान के पास दलाइल थे, वो साबित कर सकता था। हाँ, लेकिन अब ये केस वो अभी से हार चुका था और बाकी उसके सामने जो वकील था वो भी कोई छोटा मोटा वकील नहीं था। सुनने में आया था कि वो भी अब तक अपने सारे केसेस जीतता रहा है और फिर उन लोगों ने झूठे गवाह और सबूत भी तैयार कर रखे थे। उन लोगों का तो ये भी कहना था कि कातिल उस वक्त मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं था बल्कि अमेरिका में था। ज़रान ही कल बातों बातों में उसे पॉइंट्स बता रहा था कि दूसरा लॉयर इस तरह के बेबुनियाद पॉइंट्स पेश करेगा। अब के उनके पास वीडियो नहीं थी जिसमें वो साबित कर सकते थे कि मुझे मौके वारदात पर ना सिर्फ मौजूद था बल्कि कत्ल भी उसी ने किया था। सबूत उनके हाथ से निकल चुका था। अब ज़रान की परेशानी जायज़ थी। काश वो ज़रान की परेशानी को कम कर पाती, काश वो उसकी बात पहले समझ जाती। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उस गलती का कोई हल भी नहीं था। मुझे ज़रान को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो पहले ही परेशान है, मज़ीद टेंशन लेकर परेशान हो जाएंगे। अगर मैं उनके पास गई तो हो सकता है वो मुझ पर गुस्सा हो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से ज़रान के करियर पर दाग लग जाएगा, लेकिन उनके गुस्से से डर कर मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकती इस परेशानी में। वो सोचते हुए उठकर कमरे में गई। उसका इरादा ज़रान के पास जाने का था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों वापस आ गए थे। डिनर करने का दामियार का इरादा तो कमरे में ही था, लेकिन एज़ा ने कहा वो नीचे होटल में बैठकर खाना खाएगी और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो उसे नीचे लेकर आ गया था। जी तो मैडम बताएं, क्या खाना पसंद करेंगी आप? उसके लिए कुर्सी खींचकर उसे बिठाते वो पूछने लगा। मैं तो बिरयानी खाऊंगी, वो सेल्फी बनाते हुए बोली। अब उसे समझ आया कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी थी और तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही थी। एक चीज़ तो वो समझ ही चुका था कि ईज़ा को तस्वीरें बनाने का क्रेज़ था। वैसे तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 11 बजे का वक्त था, लेकिन फिर भी होटल में काफ़ी रश था। दामियार आपके वाला फ़ोन दें, उसमें तस्वीरें ज़्यादा अच्छी आती हैं। वो अपने फ़ोन पर तस्वीरें देखती मसरूफ़ से अंदाज में बोली। वो तो जब से यहाँ आई थी बस तस्वीरें ही बनाने में मसरूफ़ थी और दामियार शाह उसे निहारने में। उसकी मासूमाना हरकतें, शरारतें उसे अच्छी लगती थीं। दामियार ने अपना फ़ोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि फ़ोन रिंग होने लगा। मैनेजर कॉलिंग। उसने फ़ोन वापस उसे देखते हुए बताया, आपके इस मैनेजर को कोई काम नहीं है क्या? आपके पास फ़ोन था तब तो नहीं बजा, मेरे हाथ में आते ही बजने लगा। वो फ़ोन उसे वापस करते मुंह बिसोर गई। डार्लिंग, मैनेजर कॉल कर रहा है, यकीनन कोई ज़रूरी बात होगी। तुम ऑर्डर करो, तब तक मैं ये कॉल लेकर आता हूँ। आई प्रॉमिस ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। वो प्यार से उसको कहता उसके करीब से उठता साइड ऊपर वाली जगह पर आ गया और ईज़ा को मुंह बनाते देख उसने जल्दी जल्दी अपनी कॉल ख़त्म की। मैनेजर उसे बता रहा था कि ज़िबाइश खान जो अगले 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रही थी उनके साथ, सबके सब कैंसिल कर चुकी हैं। ज़िबाइश खान को किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। वो काम के लिए धक्के खा रही है और दूसरे दिन पाकिस्तान भी वापस आ चुकी है। ज़िबाइश ने बड़ी बेफिक्री से उसका राज खोला था और ज़रान शाह के ऑफिस में जाकर ये कहा कि दामियार ईज़ा के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर चुका है और ब्लैकमेल वगैरह कर रहा था उसे। वो ज़रान और उसके भाइयों की हमदर्द बनी, ये जाने बगैर कि उसका पूरा का पूरा करियर दामियार शाह की मुट्ठी में। जब दामियार शाह को ब्लैकमेल करके उसके कुछ नहीं मिला तो उसने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया। दामियार शाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो बुरी तरह से एक नाकाम मॉडल बन चुकी थी। कॉल ख़त्म होने पर वो वापस जाने लगा जब नज़र ईज़ा की तरफ गई जो अपने ही मोबाइल पर सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ दुनिया जहान से बेगाना लग रही थी। उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी निगाहों के सामने है। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था जब थोड़े फासले पर रखी टेबल पर 3-4 आवारा लड़कों की बातें उसके कान में गूंजी। अरे यार, पूरी की पूरी पटाखा है, दिल तो करता है उठा कर ले जाऊं इसे। सारे जज्बात जगा दिए इसने। उनमें से एक लड़का बोला था, अल्फाज थे या थोड़े जो उसके दिमाग पर बचे थे, अरे जाना अकेली बैठी हुई है, बात तो कर, नंबर तो लेकर आ। फिर दूसरे लड़के ने बकवास की। दामियार ने गुस्से से अपनी मुठियां भींची थी। अरे नहीं यार, चादर देख कितनी बड़ी करके रखी है, टेंट जितनी। ये अपने टाइप की नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत है यार। धड़कन बेकाबू करके रख गई। ये कमसिन शोला जवानी, दिल तो चाहता है कि इसे आज की रात। अभी वो अपनी बात खत्म कर ही नहीं पाया था कि दामियार ने उसका सर पीछे से पकड़कर सामने रखे टेबल पर इतनी जोर से मारा कि लकड़ी का टेबल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। उसने उसे यूं ही सर से पकड़ते हुए टेबल को पीछे हटाकर ज़मीन पर दे मारा। वो उसके काबू से निकल नहीं पाया था, या ये कहना बेहतर होगा कि दामियार ने उसे अपनी करीब से निकलने ही नहीं दिया। मैनेजर और होटल
होटल की टीम अलर्ट हुई, जबकि सब लोग इधर उधर मुतवज्जो हो चुके थे। जबकि सब लोग उधर ही मुतवज्जो हो चुके थे। क्या बकवास की तूने? फिर से बोल, क्या करेगा तू आज की रात? बोल, नंबर मांगेगा? मैं तुझे नंबर देता हूँ। और यूं ही उसका सर ज़मीन पर रखे एक दफ़ा फिर उस ऊपर उठाता, उसे ज़मीन पर पटक चुका था। उसके सर से खून बहने लगा और वो बुरी तरह से तड़प रहा था, चीख रहा था, सबको मदद के लिए पुकार रहा था। क्या करेगा तू इसके साथ? बोल बोल। मेरी इज़ा को गंदी नज़र से देखा कैसे तूने? इज़ा दामियार शाह को गंदी नज़र से देखा? मेरी इज्जत पर मैली निकाल डाली तूने। वो गुस्से से बेकाबू होता ज़मीन पर घसीट कर पटक रहा था, जबकि बाकी 3 लड़के जो उस टेबल पर बैठे थे वो तो कहीं भाग निकले। इज़ा जो दूर टेबल पर उसकी ये हरकत देख चुकी थी, भागते हुए उसके पास आई, लेकिन उसकी बातें और उसकी दीवानगी लुटाते अल्फाज सुनकर पीछे रुक गई। उसका जुनून किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे बस ये पता था कि उसकी इज़ा पर किसी ने गंदी निगाह डाली है। उसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो उस आदमी को मुक्के पर मुक्के मारे उसका हशर बिगाड़ चुका था। जब सामने बड़े से कांच के टेबल पर मौजूद वाज उठाकर उसके सर पर मारते हुए वो उसे उठाकर उसी कांच के टेबल पर फेंकता, उसकी हालत बिगाड़ चुका था। उसके गिरने से कांच चकनाचूर हो चुका था। वहीं से एक कांच उठाते हुए उसने उसके गले के करीब रखा, जिस पर वो बुरी हालत में उसे माफ़ी मांगने लगा। सर प्लीज़ छोड़ दे, ये क्या कर रहे हैं आप? मर जाएगा ये। मैनेजर भागते हुए आया और उससे बोला था, जबकि उसके होटल के बाकी मेंबर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश में पकड़ते उस आदमी को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मेरी इज़ा को देखा तूने? इसकी आंखें नोच लूंगा मैं। वो गुस्से से बिफरा शेर बना दोबारा उसकी जानिब बढ़ा। जब इज़ा ने बीच में आते उसे छुड़वाना चाहा, दामियार आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें इसे। क्या कर रहे हैं? मर जाएगा वो। दिमाग ख़राब हो गया आपका? छोड़ें इसे। दामियार खुदा के लिए छोड़ दें इसे, वो मर रहा है। वो हर मुमकिन कोशिश से उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मरता है तो मर जाए, मगर तुम पर दोबारा गंदी नज़र ना डाले। इन नज़रों ने तुम्हें देखा है, मैं इन नज़रों का हशर बिगाड़ दूंगा। वो गुस्से से अपने हाथ में मौजूद कांच को उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको उसके बाजू को 3 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। सर प्लीज़ कांच को छोड़ दें, इस तरह ना करें सर प्लीज़। मैनेजर की आवाज़ इज़ा सुन रही थी, लेकिन दामियार नहीं। आपको मेरी कसम है दामियार, प्लीज़ छोड़ दें इसे, मर जाएगा वो बेचारा। वो उसका चेहरा अपनी तरफ फेरते समझाते हुए बोली। जब उसकी बात सुनकर उसने एक झटके से सबको पीछे करते कांच के टुकड़े को फेंककर उस लड़के को दूसरे हाथ से पीछे की तरफ धकेला। आज के बाद अगर किसी औरत के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया या फिर किसी की इज्जत पर गंदी नज़र डाली तो ये दिन याद कर लेना। दामियार गुस्से से उसको देखते हुए एहसास कराने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो लड़का तो जान बख्शी पर अगले ही लम्हे वहाँ से भाग निकला। उसके जिस्म से जगह जगह से खून बह रहा था, लेकिन उस वक्त उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। सर वी आर रियली सॉरी, वो हमारे कस्टमर नहीं थे, अचानक से आकर बैठ गए थे। आप फिक्र ना करें, हम पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैनेजर उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो गुस्से से उसे नज़रअंदाज करता उसका हाथ थामता उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर गया, जबकि उसके इतने ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से इज़ा बिना कुछ बोले उसके साथ खींचती चली जा रही थी। आज जो रूप दामियार ने दिखाया था वो रूप उसे खौफजदा कर चुका था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी दीवानगी, ये जुनून खेज़ी उसे बुरी तरह घबराहट में मुब्तला कर गई, लेकिन ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि कोई उसकी मोहब्बत को गंदी निगाह से देखे। और उसे यकीन था आज अगर इज़ा उसे अपनी कसम न देती तो वो उस आदमी को जान से मार देता।